हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश कुमार पांडे और आज हम लोग बैंकिंग की दूसरी क्लास को स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बैंकिंग की क्लास 1 को देख लीजिए ताकि आप इस क्लास को इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड कॉमेंट करें और आप इस चैनल पे दूसरे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं जो कि यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंगली डिजाइन किए गए हैं। ये सारे वीडियोस पेड कोर्सेज के पार्ट हैं, लेकिन आपका रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहा तो ये आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200681675 टेस्ट सीरीज और फाउंडेशनल वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास बैंकिंग पार्ट 2। यह है आपका कंटेंट जिसमें हम लोग प्रीवियस क्लासेस को रिवाइज करेंगे, मतलब कि प्रीवियस क्लास में जो भी मैंने पढ़ाया था बैंकिंग पार्ट 1 में वो हल्का हल्का यहाँ पे जानेंगे ताकि हम लोग इस चैप्टर को इजीली कनेक्ट कर पाए। नेक्स्ट है आपका ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसके बाद है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, फिर है आपका बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स को आज हम लोग हाफ पढ़ेंगे और हाफ उसको नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग कवर करेंगे। और लास्ट है आपका टॉपिक ऑफ द डे। तो मैंने बताया था कि प्रीवियस क्लास से ये मैंने एक न्यू कंटेंट ऐड किया है जो कि आपको हेल्प करेगा आने वाले मेंस में। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ बैंकिंग, जिसके तहत मैंने आपको बताया था कि बैंक जो होता है एक इंटरमीडिएटरी का रोल प्ले करता है। मतलब कि सपोज कीजिए कि हम हैं कस्टमर, हम अपने मेरे पास कुछ पैसा है, हम वो पैसा बैंक में जाके डिपॉजिट कर देंगे। तो बैंक मेरे को दो फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। एक पहला सिक्योरिटी कि मतलब मेरा बैंक जो है वो मतलब मेरा जो पैसा है वो बैंक में सेफली स्टोर्ड है, और दूसरा मेरे को उस पर कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिपॉजिट रेट। नेक्स्ट, बैंक उन पैसों के साथ क्या करेगा कि वो मार्केट में उसको लोन के फॉर्म में घुमाता है। तो जब भी बैंक लोन के फॉर्म में उन पैसों को घुमाता है तो उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करता है, तो उस इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं लेंडिंग रेट। लेंडिंग रेट और डिपॉजिट रेट का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग नेट स्प्रेड बोलते हैं। मतलब कि वो चीज, मतलब कि वो प्रॉफिट या वो चीज जिससे बैंक को इनकम मिलता है आपका। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन बेसिकली द फंक्शन ऑफ बैंकिंग होता है। मतलब कि डिपॉजिट किया हम जाके पैसा बैंक में और बैंक क्या किया, उस पैसे को लोन में घुमा दिया। नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे बैंकिंग सिस्टम के बारे में। तो मैंने बताया था कि हम लोग का सेंट्रल बैंक, जिसको हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, उसके नीचे तीन और बैंक आते हैं, जैसे कि शेड्यूल्ड बैंक हो गया, नॉन शेड्यूल्ड बैंक हो गया और स्पेशलाइज्ड बैंक हो गया। शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक के बीच में हम लोगों ने डिफरेंसेस भी देखा था कि शेड्यूल्ड बैंक वो बैंक होते हैं जो आपका आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में मेंशन्ड है, और नॉन शेड्यूल्ड बैंक वो बैंक होते हैं जो कि मेंशन्ड नहीं है। नेक्स्ट हम लोगों ने रीजनल रूरल बैंक के बारे में पढ़ा था। तो मैंने बताया था कि जब हम लोग की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी तो उनके समय में नरसिम्हन कमेटी बैठा था, तो वो कमेटी ने रीजनल रूरल बैंक को बनाने के लिए रिकमेंडेशन दिया था या सुझाव दिया था। रीजनल रूरल बैंक बेसिकली रूरल एरिया के लिए बनाया गया था। सबसे पहला आरआरबी मतलब कि रीजनल रूरल बैंक आपका प्राथमा बैंक था। नेक्स्ट था कोऑपरेटिव बैंक। तो कोऑपरेटिव बैंक जो है वो रूरल और अर्बन एरियाज दोनों में बनाया गया है। रूरल एरियाज में बेसिकली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पे फोकस करता है, मतलब कि लोन्स प्रोवाइड करता है, कॉटेज इंडस्ट्री को लोन प्रोवाइड करता है। उसी तरह अर्बन एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करता है, छोटे छोटे उद्योगों के लिए ये लोन प्रोवाइड करता है ताकि हम लोग का इकोनॉमी ग्रो कर सके। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो डेवलपमेंट प्रमोट करता है। तो इतना हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कवर किया था। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होता है वो एक ग्रुप होता है आपका डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का और इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस का। ये जो होता है फाइनेंशियल मार्केट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर से हम बता रहे हैं, इसको ध्यान सुनिएगा, 3 पॉइंट्स बताए। ये ग्रुप होता है, किसका ग्रुप होता है? डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन का। ये क्या करता है? फाइनेंशियल मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पाइवटल रोल प्ले करता है। इकोनॉमिक सर्वे 2012 और 13 के तहत 4 इंस्टीट्यूशंस को ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का दर्जा दिया गया था। ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं इनको आरबीआई रेगुलेट करता है, मतलब कि अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो 4 इंस्टीट्यूशन हैं उनमें सबसे पहला है आपका एक्सिम बैंक,
जिसको हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। दूसरा है आपका नाबार्ड, जिसको हम लोग नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं। तीसरा है आपका सिडबी, मतलब कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और लास्ट है आपका एनएचबी, मतलब कि नेशनल हाउसिंग बैंक। इन सभी इंस्टीट्यूट्स को हम लोग एक एक करके देखेंगे, क्योंकि यूपीएससी बेसिकली क्या होता है, कभी कभी इन सभी इंस्टीट्यूट्स पे भी क्वेश्चन पूछ देता है, या कोई कोई पॉइंट्स ऐसा मेंशन कर देता है किसी किसी क्वेश्चन में, जहां पे हम लोग आसानी से एलिमिनेट कर सके। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे आपका एक्सिम बैंक के बारे में। तो एक्सिम बैंक जो है वो आपका 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के तहत इस बैंक को लाया गया है। आरसी शाह जो हैं वो इस बैंक के पहले चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और ये बैंक जो है वो आपका एक्सपोर्ट के क्षेत्र में काम करता है। ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है इंडियन कंपनीज के लिए, ताकि इंडियन कंपनीज अब्रॉड जाकर बिजनेस कर सके, मतलब हमारे देश के बाहर जाके बिजनेस कर सके। और ये फॉरेन एक्सचेंज को लाने में भी बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। इसको रेगुलेट करता है आरबीआई, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको फुल्ली ओन करके रखा हुआ है। इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताया, फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 1982 में एक्सिम बैंक स्टैब्लिश हुआ था। एक्सिम बैंक मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के तहत इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया है। आरसी शाह जो थे इस बैंक के सबसे पहले चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। ये आपका एक्सपोर्ट के क्षेत्र में काम करता है, ये आपका फॉरेन एक्सचेंज लाता है, और हमारे इंडियन कंपनीज को हेल्प करता है कि हम लोग अब्रॉड जाके भी बिजनेस परफॉर्म कर सकें। आरबीआई इसको रेगुलेट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको फुल्ली ओन करके रखा हुआ है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई में है। नेक्स्ट है आपका नाबार्ड। तो नाबार्ड जो है वो आपका 1982 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। दो इंस्टीट्यूट्स ने अपने फंक्शंस को ट्रांसफर किया था, तब जाके नाबार्ड का फॉर्मेशन हुआ था। तो सबसे पहला वो इंस्टीट्यूट था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चरल क्रेडिट फंक्शन अपना ट्रांसफर किया था। और दूसरा था आपका एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये सिंगल इंस्टीट्यूट है। एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने रीफाइनेंस फंक्शन को ट्रांसफर किया था। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। नाबार्ड जो है वो आपका 1982 में एस्टैब्लिश हुआ था। आरबीआई ने अपना एग्रीकल्चर क्रेडिट फंक्शन प्रोवाइड किया था, और एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने रीफाइनेंस फंक्शन प्रोवाइड किया था। तो इन दोनों फंक्शन को ट्रांसफर कर नाबार्ड को एस्टैब्लिश किया गया था। 1979 में एक कमेटी एस्टैब्लिश हुआ था, वो भी श्री बी सीवारमन के चेयरमैनशिप में। तो ये जो कमेटी था उसने रिकमेंड किया था, तब जाके नाबार्ड का फॉर्मेशन हुआ था। नाबार्ड का जो विजन है वो है रूरल प्रॉस्पेरिटी। नाबार्ड जो है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फुल्ली ओन्ड किया हुआ है। नाबार्ड जो है वो आपका एग्रीकल्चरल और रूरल नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है उसके अपलिफ्टमेंट में हेल्प करता है। मतलब कि जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हम लोग रूरल एरिया में परफॉर्म करते हैं, और जो भी नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है उनके अपलिफ्टमेंट में, उनके एडवांसमेंट में नाबार्ड आपका हेल्प करता है। नाबार्ड जो होता है वो आपका रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक दोनों को सुपरवाइज करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बेसिकली आपका यूपीएससी प्रीलिम से पूछा जा सकता है। रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक दोनों को नाबार्ड सुपरवाइज करता है। एक बार फिर से रिकॉल कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। नाबार्ड जो है 1982 में एस्टैब्लिश हुआ है। उसके बाद नाबार्ड का विजन है रूरल प्रॉस्पेरिटी। नाबार्ड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फुल्ली ओन्ड किया हुआ है। ये आपका एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर का अपलिफ्टमेंट के लिए काम करता है। रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक दोनों को ये सुपरवाइज करता है। नेक्स्ट है आपका सीडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये आपका 1990 में एस्टैब्लिश किया गया है, और ये इंडियन पार्लियामेंट में हमारे एक्ट पास किया था, उसके तहत सीडबी को एस्टैब्लिश किया गया है। इसका ये प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एमएसएमई के लिए, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज सेक्टर के लिए। उसको प्रमोट करता है, फाइनेंस करता है, और उसके डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है। और ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन वर्क फंक्शन भी प्रोवाइड करता है वो इंस्टीट्यूट के लिए जो कि सिमिलर एक्टिविटीज में इंगेज्ड हैं। ये आपका इंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को बूस्ट करता है। और सीडबी का जो शेयर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया है, और 22 अदर इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आपका ओन्ड और कंट्रोल उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 1990 में सीडबी का फॉर्मेशन हुआ।
इंडियन पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया था, उसके तहत सिडबी का फॉर्मेशन हुआ था। ये आपका प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एमएसएमई के लिए, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए। ये आपका एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को बूस्ट करता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 22 इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर सिडबी का शेयर को संभाला है। ये जो 22 इंस्टीट्यूट्स हैं इनको सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोल और ओन करता है। ये पॉइंट्स मैं बार बार इसलिए रिकॉल कर रहा हूं ताकि आपको ये याद हो जाए, क्योंकि बेसिकली प्रीलिम्स में यही सब पॉइंट्स उठाए जाते हैं। लास्ट है आपका एनएचबी, मतलब कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का लास्ट इंस्टीट्यूशन जो है वो है आपका नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक जो है जब इनिशियली इस्टेब्लिश किया गया था तो ये आपका आरबीआई के सब्सिडरी के फॉर्म में इस्टेब्लिश किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी इसका जो क्या कहते हैं ये जो पोजीशन है उसको चेंज कर दिया गया है, क्योंकि ये अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको होली ओन्ड करके रखा हुआ है, मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है। नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो आपका नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया है। ये आपका एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हाउसिंग के क्षेत्र में। तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि नेशनल हाउसिंग बैंक है, तो इसका मतलब हाउसिंग के क्षेत्र में ही होगा। डॉक्टर सी रंगाराजन कमेटी बैठे थे, उनके रिकमेंडेशन पे ही नेशनल हाउसिंग बैंक को स्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो होता है वो आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, जिसके तहत बैंक का जो इंसॉल्वेंसी का रिस्क है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। मतलब कि बैंक सपोज कीजिए कि बहुत ज्यादा लॉस कर चुका है, तो क्या हो जाएगा, बैंक पे इंसॉल्वेंसी का रिस्क आ सकता है। तो वो कितना रिस्क है उसको हम लोग मेजर करने के लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, और उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को ही हम लोग कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है उसको सेंट्रल बैंक और बैंक रेगुलेटर्स डिसाइड करते हैं, ताकि कॉमर्शियल बैंक को ये लोग प्रिवेंट कर सकें इंसॉल्वेंट होने से। अभी मिनिमम एक्सेप्टेबल रेशियो जो है, मतलब कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो 8% है बेसल 2 नॉर्म्स के हिसाब से, और 10.5% है आपका बेसल 3 नॉर्म्स के हिसाब से। बैंक को बहुत ही जरूरी होता है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को मेंटेन करें, ताकि ये बैंक के जो डिपॉजिटर्स हैं और फाइनेंशियल सिस्टम को ये हेल्प कर सकें। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को हम लोग कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो भी बोलते हैं। अगर हम लोग इसको फॉर्मूला के बेसिस पे देखें तो बैंक का जो टायर 1 कैपिटल है और बैंक का जो टायर 2 कैपिटल है, इन दोनों के बारे में अभी हम लोग नीचे समझेंगे क्या होता है टायर 1 कैपिटल और टायर 2 कैपिटल। इन दोनों कैपिटल को अगर हम लोग ऐड कर दें और उसको हम लोग रिस्क वेटेड एसेट से डिवाइड कर दें तो हम लोग का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आ जाता है। रिस्क वेटेड एसेट मतलब वो एसेट जो कि रिस्क पे है, ठीक है, एक आसान भाषा में अगर उसको बोले तो। टायर 1 कैपिटल जो होता है वो आपका एक ऑर्डिनरी कैपिटल होता है जो कि लॉसेस को एब्जॉर्ब कर सकता है, और इस केस में बैंक को अपना ट्रेडिंग फंक्शन सस्पेंड करने की जरूरत नहीं होती है। टायर 2 कैपिटल में क्या होता है कि कैपिटल जो होता है वो लॉसेस को एब्जॉर्ब करता है, उस केस में भी जबकि बैंक आपका शटडाउन हो। तो ये होता है आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो कि आपका मेजर करता है कि बैंक जो है वो इंसॉल्वेंसी के रिस्क पे है या नहीं है, या कितना रिस्क पे है, ठीक है, क्योंकि बैंक एक्सेसिव लॉसेस को कर चुका है, मतलब बहुत ज्यादा लॉस में है। इसको कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल बैंक और बैंक रेगुलेटर्स डिसाइड करते हैं। ये इसका बेसिक पॉइंट्स है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को अगर हम लोग आसान भाषा में समझें तो आप इस तरह भी देख सकते हैं कि सपोज कीजिए कि बैंक जो है उसका टायर 1 में 2 करोड़ कैपिटल है और टायर 2 में 1 करोड़ कैपिटल है, और बैंक ने 3 लोन्स दिया है। वो 3 लोन सपोज कीजिए कि 2 करोड़ दिया है रिलायंस को 10% के इंटरेस्ट पे, 4 करोड़ दिया है टाटा को 50% के इंटरेस्ट पे, और 10 करोड़ दिया है फ्लिपकार्ट को 100% के इंटरेस्ट पे। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के फॉर्मूला के हिसाब से बैंक का टायर 1 कैपिटल प्लस बैंक का टायर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट, मतलब कि वो एसेट जो कि लोन के फॉर्म में है, तो इसका मतलब वो रिस्क पे है कि उसको कोई पे करेगा कि नहीं करेगा। तो 2 करोड़ को हम लोग 10% के से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 करोड़ को 50% से और 10 करोड़ को 100% से, उसको ऐड कर देंगे, तो जो भी हम लोग का वैल्यू आएगा वो आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होगा। तो ये एक आसान भाषा में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को हम लोगों ने समझा। यूपीएससी के प्रीलिम्स में
2018 में एक क्वेश्चन आया था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पे, तो मैं उसको रीड करता हूं, आपको 10 सेकेंड्स का टाइम दूंगा, आप उसको सॉल्व कीजिएगा, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द अमाउंट that bank have to maintain in the form of their own funds to offset any losses that bank incur if the account holders fail to repay dues. Capital adequacy ratio is divided by each individual bank. इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, थिंक। तो ठीक है, हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा 1 ओनली। अब जिन लोगों का आंसर अगर सही नहीं आया है तो वो क्या करें कि जो मैंने पिछले 2 स्लाइड्स में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में जो भी बताया है उसको थोड़ा अच्छे से फिर से पढ़ें, फिर से सुने, क्योंकि उन स्लाइड्स में ये दोनों पॉइंट्स के बारे में मैंने मेंशन किया है। तो इसीलिए वो स्लाइड्स में जो भी कंटेंट है उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स को स्टार्ट करने से पहले मैंने कंटेंट वाले टाइम पे ही बता दिया था कि बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स हम लोग आज हाफ पढ़ेंगे, मतलब कि नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट 1 और नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट 2, हम लोग सिर्फ इन दोनों को पढ़ेंगे और बाकी का जो हाफ पोर्शन बच जाएगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो ये बस जस्ट एक बेसिक एक मैंने क्या कहते हैं फोटो लिया है एक साइट से, जिससे हेल्प से बस केवल थोड़ा आपको अच्छा लगे समझने में कि नरसिम्हन कमेटी 1991 में जो स्टैब्लिश हुआ था वो मतलब किस चीज के लिए स्टैब्लिश हुआ था। तो सबसे पहला है आपका कि नरसिम्हन कमेटी जो है वो आपका 1991 में स्टैब्लिश हुआ था ताकि फाइनेंशियल सेक्टर के हेल्दी डेवलपमेंट को वो प्रमोट कर सके, मतलब कि फाइनेंशियल सेक्टर जो है उसका अच्छे तरह से डेवलपमेंट हो सके। तो उसके संदर्भ में नरसिम्हन कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिया था, तो वो रिकमेंडेशंस को अभी मैं बिट बाय बिट समझाऊंगा। सबसे पहला रिकमेंडेशन ये था कि बैंकिंग का जो स्ट्रक्चर है वो 4 टायर्स में हो, मतलब कि 4 टायर्स हायरार्की में हो। तो क्या होगा कि बैंकिंग का फंक्शन बटेगा और बैंकिंग का फंक्शन बटेगा तो इफेक्टिवली काम हो पाएगा। तो सबसे पहला रिकमेंडेशन था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 4 टायर हायरार्की फॉर बैंकिंग स्ट्रक्चर, मतलब बैंकिंग स्ट्रक्चर में 4 टायर हायरार्की होना चाहिए। दूसरा, बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सुपरवाइजरी फंक्शन के लिए हम लोग को एक क्वासी ऑटोनॉमस बॉडी बनाना चाहिए जिसको आरबीआई स्पॉन्सर करेगा। थर्ड है आपका एसएलआर का फेज रिडक्शन हो। यहां पे एसएलआर जो है वो हम लोग इन्फ्लेशन चैप्टर में अच्छे से समझेंगे, लेकिन बस आप एक लाइन में यहां पे समझ लीजिए कि एसएलआर जो होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है जो कि बैंक एक क्या कहते हैं सिक्योरिटीज के फॉर्म में अपने पास रखता है ताकि वो बैंकिंग फंक्शन परफॉर्म कर सके। मतलब कि एक क्राइटेरिया होता है जो कि आरबीआई सेट करता है कि बैंक को इतना % एसएलआर मेंटेन करना है ताकि वो अपना बैंकिंग फंक्शन को बरकरार रख सके। फोर्थ है आपका कैर, मतलब कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, उसको फेज्ड मैनर में 8% तक अचीव करना है। नेक्स्ट है आपका ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी है उसको एबॉलिश करना है। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट करना है। एसेट का जो है मतलब कि बैंक का जो एसेट है अकाउंट है उसको प्रॉपर क्लासिफिकेशन उसको फुल डिस्क्लोजर करना है, मतलब कि बताना है कि बैंक का जो एसेट है वो कितना है। और उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कंपटीशन को भी प्रमोट करना है ताकि एक इफेक्टिव रिजल्ट बाहर निकलकर आ सके। नेक्स्ट है आपका नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट 2। ये कमेटी जो था वो आपका 1998 के अराउंड में इसको फॉर्म किया गया था। इसको बैंकिंग सेक्टर कमेटी भी हम लोग बोलते हैं। ये आपका इसलिए संगठित किया गया था ताकि जो भी बैंकिंग रिफॉर्म हो रहा है उसमें कितना प्रोग्रेस हो रहा है उस चीज को रिव्यू करने के लिए इसको फॉर्म किया गया था। और इसको ये भी मैंडेट दिया गया था कि ये ऐसे प्रोग्राम्स को डेवलप करे जिसके तहत हम लोग फाइनेंशियल सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकें। ये कमेटी आपके डिफरेंट एरियाज पे भी फोकस कर रहा था, जैसे कि आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हो गया, बैंक मर्जर्स हो गया और डिफरेंट एरियाज थे आपके। इस कमेटी ने गवर्नमेंट को 1998 में अपना रिकमेंडेशन सबमिट किया था। ये जो पिक्चर है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन नरसिम्हन जी के दिए हुए हैं, जैसे कि इन्होंने कहा था कि 3 टायर बैंकिंग स्ट्रक्चर हम लोग को बनाना चाहिए, जबकि नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट में ऐसा बोला गया था कि 4 टायर स्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन यहां पे है आपका 3 टायर स्ट्रक्चर। इन्होंने बोला था कि 3 लार्ज बैंक्स होना चाहिए, वो भी इंटरनेशनल साइज के।
8 to 10 आपका नेशनल बैंक्स होना चाहिए और लार्ज नंबर ऑफ आपका रीजनल बैंक्स होना चाहिए। तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि बैंक में एक 3 टायर स्ट्रक्चर है। सबसे पहला 3 लार्ज इंटरनेशनल बैंक हो गए, उसके बाद आपका नेशनल बैंक आएंगे, उसके बाद आपका रीजनल बैंक आएंगे। नेक्स्ट है, ये वार्न भी किए थे कि लार्ज बैंक्स को वीकर वन के साथ हम लोग को मर्ज नहीं करना चाहिए, जबकि इसके जगह पे हम लोग को क्या करना चाहिए कि 2 स्ट्रॉन्ग बैंक्स को मर्ज कर देना चाहिए। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इनके रिकमेंडेशंस थे और बहुत सारे इनके रिकमेंडेशंस है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये इनफ है फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लास्ट है आपका टॉपिक ऑफ द डे। तो आज का टॉपिक जो है वो है आपका इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ पे हम लोग के हमारे यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है मेंस में, तो इसीलिए हम लोगों ने इस टॉपिक को आज चुना है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब बेसिकली क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होता है जिसके तहत इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है और पॉवर्टी का रिडक्शन भी होता है। वर्ल्ड बैंक ने भी अपना कुछ डिफिनेशन दिया है और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में भी अपने डिफिनेशन कुछ दिए हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के पर्सपेक्टिव में। वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि ये आपका पेस और पैटर्न ऑफ ग्रोथ दोनों को रिफर करता है। अब जैसे कि हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब समझे कि ये बेसिकली ग्रोथ के रिलेटेड है। तो ये एक ऐसा ग्रोथ है जिसके तहत आपका इंप्लॉयमेंट जनरेशन का अपॉर्चुनिटीज हम लोग को देखने को मिलेगा, सोशल सेक्टर में डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। सोशल सेक्टर मतलब कि एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट करेगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन पे हम लोगों ने आने वाले क्लासेस में एक अच्छे से स्लाइड में मैंने बहुत अच्छा और बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे जान लीजिए फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब क्या होता है कि मतलब हर एक घर में हम लोग बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, तो उसको हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं, ताकि लोगों को दूसरों पर डिपेंड ना रहना पड़े। उसके बाद है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज को इक्वली सभी लोगों में हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी रिसोर्सेज है हम उनको अभी इस वे में यूज करें ताकि हमारा आने वाला जो जनरेशन है वो लोग भी इस रिसोर्सेज को उसी वे में यूज कर पाए और ये कंटिन्यू रहे। फिर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को हम लोग प्रमोट करें और जितना भी रीजनल डिस्पैरिटीज है उसको हम लोग एलिमिनेट कर सकें। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम लोग एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ बोलते हैं। मतलब कि अगर ये सब चीजें अगर अचीव हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि ग्रोथ जो है वो इंक्लूसिव हो रहा है। नेक्स्ट है आपका कि इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करने में हम लोग को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहला है आपका लार्ज पॉपुलेशन। तो लार्ज पॉपुलेशन से आप साफ समझ ही गए होंगे कि रिसोर्स जो है वो हम लोग का कम है, लेकिन हम लोग का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो जिसके वजह से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है रिसोर्सेज का। तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट ऐसा बोलता है कि 22% जो भारतीय पॉपुलेशन है वो आपका बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर है। इसका मतलब क्या है कि इन लोगों को रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। उसके बाद अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने पिछले स्लाइड में पढ़ाया था, उसको उल्टा कर दीजिए तो वो आपका अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा। मतलब कि डेवलपमेंट जो है वो आपका सस्टेनेबल वे में नहीं हो रहा है, हम लोग रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो अगर अभी हम लोग रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो वो रिसोर्सेज हमारे आने वाले जनरेशन के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, अभी ही एग्जॉस्ट हो जाएगा। लेस स्किल डेवलपमेंट है। ऐसा कहा जाता है रिपोर्ट के हिसाब से कि 2030 तक हम लोग का जो पॉपुलेशन होगा वो लेस स्किल डेवलप्ड रहेगा, क्योंकि अभी जो हम लोग स्किल जो भी हम लोग गेन किए हैं वो स्किल आने वाले एम्प्लॉयमेंट्स के लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा, मतलब उसके साथ मैच नहीं करेगा, तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का भी चांसेस हो सकता है। ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग का भी बहुत ज्यादा इश्यू बढ़ चुका है। रिस्क ऑफ राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब कि अब हमारा जो एम्प्लॉयमेंट रेट जो है जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ते जा रहा है। जेंडर इनइक्वालिटी भी हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी जो है पैट्रियार्कल सोसाइटी है। गवर्नमेंट एफर्ट्स इंक्लूसिव ग्रोथ के तहत क्या रहा, 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म हुआ था तो ग्रोथ तो हुआ था लेकिन वो जॉबलेस ग्रोथ था, तो जिसके वजह से गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया। लेकिन ये जो रिफॉर्म्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वो मेनली सर्विस सेक्टर पे फोकस करते थे, तो जिसके तहत क्या हुआ कि ये जो बेनिफिट्स था वो सिर्फ अर्बन और एजुकेटेड क्लास को ही क्या कहते हैं ज्यादा से ज्यादा मिला, और रूरल पॉपुलेशन ज्यादा बेनिफिट इस चीज का नहीं उठा पाए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस चीज को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारा मेजर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया,
सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि ग्रोथ को एक्सेलरेट किया थ्रू मेक इन इंडिया एंड डिजिटल इंडिया स्कीम, और बहुत सारी स्कीम्स लाए थे गवर्नमेंट ने। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रमोट किया, जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम लाया, खेलो इंडिया स्कीम लाया, जिसके थ्रू ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, ये सब क्या कहते हैं आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि रिसोर्सेज को हम लोग ऐसा यूज करें ताकि हमारे आने वाले जनरेशंस भी उन रिसोर्सेज को वैसे ही अच्छे से यूज कर पाए। फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट किया, जनधन योजना के तहत, डीबीटी ट्रांसफर के तहत। फाइनेंशियल इंक्लूजन पे हम लोग एक चैप्टर ही पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में, तो वहां पे हम लोग जनधन योजना, डीबीटी ट्रांसफर को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने इंक्लूसिव ग्रोथ जो टॉपिक था उसको अच्छे से समझा, उसके सारे कंटेंट्स को यहाँ पे हम लोगों ने ठीक से समझाया, देखा। अब आपका ये काम है कि एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जिसमें आपको अपना दिमाग लगाना है। इंक्लूसिव ग्रोथ प्रमोट करने के लिए आपका क्या सुझाव है, ये आप सोचिए। तो जिसके तहत क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चन अगर घुमा कर भी इंक्लूसिव ग्रोथ पर आता है तो आप मेन डे उस चीज को टैकल कर पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने क्या किया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ निकाले हैं, जैसे कि 2019 में एक क्वेश्चन आया था और 2017 में भी एक क्वेश्चन आया है इंक्लूसिव ग्रोथ पे। तो 2017 वाला इजीली टैकल हो जाएगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है। इस पे पूछा है व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। हैज इंडिया बीन एक्सपीरियंसिंग अ सच ग्रोथ प्रोसेस, तो वो आपको करंट बेसिस पे क्या कहते हैं आपको बताना है कि क्या इंडिया ऐसा ग्रोथ प्रोसेस क्या कहते हैं एक्सपीरियंस कर रहा है। एनालाइज एंड सजेस्ट मेजर फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, तो आप अपना कुछ सुझाव दीजिए कि हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो कंप्लीटली क्या है कि थोड़ा सा स्टैटिक है और थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ पे घुमा दिया जाता है कि थोड़ा आप अपने से सोच के लिखिए। तो अगर अभी से ये स्किल अगर आप डेवलप कर लेते हैं तो मेन डे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 2019 में क्वेश्चन आया था, इट इज आर्ग्यूड दैट स्ट्रेटजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इज इंटेंडेड टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी टुगेदर। कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। तो याद रखिए, जो भी कंटेंट मैंने आपको इंक्लूसिव ग्रोथ पे प्रोवाइड किया है उसको पढ़िए, उसको समझिए और उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लिखिए, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा आने वाले मेंस एग्जाम के लिए। थैंक यू। आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।